नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला अपने निर्माण जीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं, जिसमें आपकी मध्य प्रदेश की जीके सीरीज और भी जितने भी वीडियो आ रहे हैं, या साइंस के हों या ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या है कि जैसे कि अपन चल रही थी हमारा जो टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश जीके के संदर्भ में चल रहा था। मध्य प्रदेश जीके के संदर्भ में जब अपन बात कर रहे थे तो लगभग इसमें 10-12 लेक्चर जो पिछले, उनमें हमने क्या देखा, 3-4 टॉपिक देखे थे। देखिए, आप उन टॉपिक का रिवाइज ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश आपको कंफ्यूज करेगा, फिर याद नहीं आता। तो इसलिए आप उनका रिवीजन ज़रूर करते रहिए रूटीन बना के, ठीक है। और आज अपने जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ, जहाँ पे अपन चल रहा था, पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था नदियों के संदर्भ में, और भी कई बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। तो नदियों के संदर्भ में देख रहे थे, तो अपन नदियों के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी कि मध्य प्रदेश के नदियों की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश के कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश में आपके अफवाह तंत्र का विस्तार देखा जाता है ना। तो अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने बात की थी कि मध्य प्रदेश की नदियों की अधिकता होने के कारण क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ पे आपके सबसे जो प्रमुख नदी है वो है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। तो और उसके बाद दूसरी नदी अपन ने देख ली थी कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी के संदर्भ में देखा था कि कहाँ से निकलती है, किस ओर प्रवाह है इसका, और कहाँ से होके आपके जाके यमुना में मिलती है। ये सब सारी चीज़ें और भी जो प्रमुख तथ्य थे चंबल से संबंधित, वो हमने बात कर लिए थे। उसके बाद जो अनूपपुर अमरकंटक से जहाँ से आपके नर्मदा नदी निकलती है, उसके साथ ही आपके वहाँ पे कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। तो सोन नदी के संदर्भ में भी अपन ने देख लिया था। मतलब कि जो हमारी 3 प्रमुख नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में आज अपन देखेंगे, जैसे कि बेतवा हो गई, है ना, बेतवा हो गई, सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ताप्ती हो गई, तवा हो गई, पेंच हो गई। इन सब नदियों के बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में नदियों की कितनी, यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग 10 से 11 आपकी जो बड़ी नदियाँ हैं, और उसके अलावा 100 से भी अधिक आपके क्या है, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कुछ क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, फिर जाके किसी एक मुख्य नदी में आपके मिल जाती हैं, या जो अन्य सहायक नदियों के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। तो अब आके बात करते हैं, जो ये सोन नदी के बारे में देख लिया था। अब उसके बाद जो हमारी चौथी महत्वपूर्ण नदी है, ये चौथी महत्वपूर्ण नदी आपकी कौन सी है, बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा नदी, जिसे आपका क्या कहा जाता है, बेत्रवती भी नदी कहा जाता है। ये बेतवा नदी आपके कहाँ से उद्गमित होती है। बेतवा नदी के उद्गम के संदर्भ की यदि बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम आपके कहाँ से होता है, जो भोपाल संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिला है एक रायसेन, तो रायसेन के आपके कहाँ पे, रायसेन जिले में एक स्थान है कुमरा गाँव। कहाँ से उद्गमित होती है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से आपके बेतवा नदी उद्गमित होती है, ठीक है। ये कुमरा गांव से उद्गमित होके आपका जो क्या कहते हैं, पूर्वी मालवा का पठार के बारे में आपने देखा था। तो पूर्वी मालवा के पठार से होते हुए क्या है आपके, यहाँ आप देखेंगे कि जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है भोपाल, भोपाल के इधर साइड आपको दिखता है विदिशा, और इधर साइड आपके राजगढ़, इधर साइड आपके सीहोर, और इधर साइड आपके क्या दिखता है, रायसेन। मतलब कि ये जो स्थिति मैप में आपके दिखती है, यहाँ पे ये किसकी दिखती है, आपके रायसेन जिले के दिखती है। और यहाँ से उद्गमित होती है आपकी कौन सी नदी, बेतवा नदी उद्गमित होती है। ये इस प्रकार से बहते हुए आपके क्या करती है, ये पूरा सागर से होते हुए, सागर आपके यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश में, और अंततः जाके कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से उद्गमित होती है। अब यदि बात करें कि विसर्जन कहाँ पे होता है, तो बेतवा नदी के बारे में आप देखते हैं कि इसका जो संगम है या जो विसर्जन है, ये आपके किस नदी पे होता है, जो आपके गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, कौन सी, यमुना नदी, उसमें आपके जाके क्या होती है, ये विसर्जित हो जाती है, ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम आपके कहाँ से, रायसेन के कुमरा गांव से। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। विसर्जन आपके
यमुना नदी में हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखें कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इन सहायक नदियों के बारे में बात करें कि बेतवा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों के संदर्भ में आपको देखेंगे कि बेतवा की जो सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं आपकी, जैसे कि सागर जिले से आपके निकलने वाली आपकी कौन सी, बीना हो गई, धसान हो गई, बीना, धसान, सिंध, ये आपकी किसकी, बेतवा नदी की आपकी सहायक नदी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके यदि इसके लंबाई के संदर्भ में बात करें कि बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो बेतवा नदी के बारे में आप देख रहे हैं, तो बेतवा नदी की यदि लंबाई के बारे में देखा जाए तो बेतवा नदी की लंबाई आपको लगभग देखने को मिलती है कितनी, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अब देखिए 400 किलोमीटर लगभग बोल रहा हूँ, ना कि मैं एग्जैक्ट डाटा बोल रहा हूँ। क्या है कि एग्जैक्ट डाटा के संदर्भ में आप लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि भिन्न भिन्न पुस्तकों में आपको भिन्न भिन्न चीज़ें मिलती, और ये आंकड़े आपके स्पष्ट रूप से दिए भी नहीं हैं, है ना। हर किताब में मध्य प्रदेश की कई सारी पुस्तकें हैं, तो ये आप देखेंगे, गूगल करके भी देख लीजिएगा आप, तो इसमें आपके बेतवा नदी की जो आपकी लंबाई देखने को मिलती है, ये कितनी मिलती है आपके, लगभग आपके 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। और ये आपके इसका जो आप बहाव देखेंगे ये किस तरह आपके, ये आपके रायसेन से ऊपरी भागों की होता हुआ जाके आपके कहाँ पे, यमुना नदी पे मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया उद्गम, हो गया विसर्जन, हो गया सहायक नदी हो गई, इसका लंबाई यानी कि लगभग कितने क्षेत्रों से होकर बहती है। अब देखिए कि ये जो बेतवा नदी है ये आपके कहाँ से, आपके यहाँ से ऐसे बहते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन और आपके हमीरपुर बांदा होते हुए आपके ये कहाँ पे जाके, हमीरपुर से होते हुए आपके जाके कहाँ पे मिलती है, यमुना नदी पे मिलती है। तो जिस प्रकार आपने नर्मदा में देखे थे कि नर्मदा में आपके क्या थे, जैसे कि नर्मदा में आपने कई बांध बनाए गए थे, है ना, आप देखते हैं इसमें कौन कौन से, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। उसी तरह इसमें भी देखिए कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण है बेतवा नदी पे आपको क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, विदिशा जिले में सम्राट अशोक सागर बांध, सम्राट अशोक सागर बांध देखने को मिलता है। या आप इसको एक यहाँ से जो सम्राट अशोक सागर बांध है, इससे आपके जो परियोजना बनाई गई है, इसे और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये किस जिले पे, आपके विदिशा में, ये आपके किस नदी पे है स्थित है, आपके बेतवा नदी पे है स्थित है। ठीक है, तो ये सम्राट अशोक सागर बांध होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सागर जिला है, सागर जिले के आपके तट सीमा पे आपके कौन सा आपका भालकुंड जलप्रपात बनता है, किस नदी पे, आपके बेतवा नदी पे कौन सा जलप्रपात, आपके भालकुंड जलप्रपात आपके बनता है। ठीक है, इसी नदी में एक और परियोजना बनाई गई है आपकी, कौन सी, भांडेर परियोजना बनाई गई है, जो कि आपके किसके, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके क्या, सिंचाई के लिए आपके क्या करती है, जल आपूर्ति करती है, भांडेर परियोजना, है ना। तो इसी में आप देखें भालकुंड जलप्रपात हो गया, भांडेर परियोजना हो गया, हलाली परियोजना, या जिसको आप क्या कहते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना या सम्राट अशोक सागर बांध, ये सब आपके किस नदी पे आपके बनाए गए हैं, बेतवा नदी पे ही बनाए गए हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, केन बेतवा लिंक आपकी भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। ठीक है, केन बेतवा लिंक के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, ये आपके जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे या स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में स्टार्ट की गई थी। ये क्या था, ऐसी किसी भी क्षेत्र में आपके जो दो नदियाँ या जो एक समय में आपके क्या रहती हैं, यानी कि जिसमें पानी की अधिकता रहती है, और उसी क्षेत्र में बहने वाली जो दूसरी नदी है जो कि हमेशा जिसमें कि जलाभाव रहता है, तो इन दोनों नदियों में यानी कि जिस नदी के आसपास जिस नदी में आपकी जल की अधिकता है, उस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त अन्य समस्याओं से बचाने के लिए, साथ ही साथ जलाभाव वाले क्षेत्रों को क्या करने के, सूखा जैसी स्थिति
त्रुटियों से बचाने के लिए आपके ये क्या आपकी नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट की गई थी। और जो भारत की पहली नदी, देख लीजिए मध्य प्रदेश नहीं बोल रहा हूँ, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक थी। ठीक है, ये इससे संबंधित आपके जो बेतवा नदी से है, बेतवा नदी से आपके संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि आपके जो एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, लगभग सभी पुस्तकों में देखने को मिलता है, प्रदूषण के स्तर पे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे, मध्य प्रदेश की गंगा। अब यहाँ पे आपको दो नाम मिलते हैं, एक तो कौन सा आपके कि जैसे मध्य प्रदेश की गंगा के संदर्भ में आप देखें कि मैंने मध्य प्रदेश की गंगा आपको बताया था कि नर्मदा नदी को भी मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, और बेतवा को भी। तो दोनों में अंतर ये है कि एक तो पवित्रता के आधार पे है और दूसरा किसके आधार पे है, प्रदूषण के आधार पे। जैसे आप गंगा नदी में देखें कि गंगा नदी में पवित्रता भी, गंगा नदी की पवित्रता के बारे में तो सभी परिचित हैं, लेकिन उसमें आप देखें कि जो प्रदूषण है तो प्रदूषण भी अधिकता है। तो देखें दोनों के कारण कि जैसे कि जिस प्रकार यानी कि जिस तरह आपके गंगा नदी में प्रदूषण है, उसी तरह मध्य प्रदेश की जो नदी है कौन सी, बेतवा नदी, इसमें आपके प्रदूषण देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किसको, बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और किसके, पवित्रता के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है, आपके नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और इस नदी को और किस नाम से, आपके प्रदूषण के स्तर पे मध्य प्रदेश की गंगा, और आपके दूसरा बुंदेलखंड की जीवन रेखा, इस नाम से भी जाना जाता है। किसको, बेतवा नदी को। बेतवा नदी के में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो दाएं तट की दो सहायक नदियाँ हैं, एक तो है बीना नदी और दूसरी है आपकी कौन सी, धसान नदी। दो नदी आपको दाएं तट की सहायक देखने को मिलती है, एक तो बीना नदी और दूसरी धसान नदी देखने को मिलती है। और यहाँ से आप देखें कि एक नदी निकलती है आपकी कौन सी, शिवपुरी के पठार से, कुंवारी सिंध जिसको कहते हैं, ये आपके किसकी, सिंध नदी, बेतवा की सहायक नदी, यानी कि जो बाएं तट की सहायक नदी है ये कौन सी है, कुंवारी सिंध नदी है। बीना और धसान, ये दो नदी आपकी कहाँ पे, आपके दाएं तट की सहायक नदी हैं। ठीक है, अब बेतवा नदी के साथ देखें कि यदि बहाव में जैसे आप देखें कि ये किसके, आपके जैसे रायसेन हो गई, विदिशा हो गई, भोपाल हो गई, ये ऐसे होकर बहती है। तो इस पे आप देखने को मिलता है कि जो इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है, तो जैसे कि इसके जो सांची है, जो बौद्ध स्तूप आपके सांची है, ये किस नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है, आपके बेतवा नदी के तट पे ही देखने को मिलता है। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से नगर या शहर आपके किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जो सांची है यानी कि जो बौद्ध स्तूप सांची, वो किस नदी के तट पे आपको देखने को मिलता है, बेतवा नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेतवा नदी के संदर्भ में कौन कौन से आपने पॉइंट देखे कि उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम के साथ साथ आपने इसका क्या देखा कि बेतवा नदी के उद्गमित होने के साथ साथ आपने इसका देखा कि विसर्जन कहाँ पे या संगम किस में होती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है ना, इसकी लंबाई कितनी है, इसके अलावा इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसमें जैसे कि भांडेर परियोजना, भालकुंड जलप्रपात, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, और इसके साथ साथ आपके कौन सी सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना, ये सब आपके किस नदी पे स्थित है, आपके बेतवा नदी पे ही स्थित है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की आपकी जो है कौन सी, चौथी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बेतवा नदी। ठीक है, इसके बाद बेतवा नदी के बाद जो दूसरी नदी है, दूसरी क्या है, पांचवी बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको जो पांचवी नदी दिखाई पड़ती है बड़ी, या पांचवी बड़ी नहीं बोल सकते इसको, पांचवी नदी देखते हैं। तो पांचवी नदी जो देखने को मिलती है ये है आपकी कौन सी, ताप्ती नदी।
जिसे किस नाम से भी जाना जाता है ताप्ती नदी को? सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ताप्ती नदी को। और ये ताप्ती नदी के बारे में अब अपन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो यदि ताप्ती नदी के संदर्भ में आप देखें कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है ये आपके कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्तई से होता है। कहाँ से? बैतूल जिले के मुल्तई से होता है। आपको याद होगा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत स्थित आपका एक जिला है, कौन सा? बैतूल। नर्मदापुरम संभाग में आपके 3 जिले कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो इसमें से जो बैतूल जिला है, बैतूल जिले से आपके उद्गमित होती है कौन सी? ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी आपके कहाँ से, यानी कि बैतूल जिले से उद्गमित होकर ये इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे, यानी कि नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे चली जाती है? आपके महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए ये कहाँ पे के गिरती है? आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से है? आपके बैतूल जिले में स्थित मुल्तई नामक स्थान से। यदि विसर्जन की बात करें तो विसर्जन कहाँ पे होता है इसका? आपके ये जाके गिरती है आपके कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें कि जो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई आपको देखने को मिलती है कितनी? 724 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। ताप्ती नदी की लंबाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ताप्ती नदी की लंबाई आपको कितनी देखने को मिलती है? 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। अब यदि बात करें कि ये जो ताप्ती नदी के बहाव कहाँ पे, तो आपके मध्य प्रदेश के बाद आपके महाराष्ट्र, है ना, ये आपके इस प्रकार से प्रवाहित होती है। अब देखें कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के संदर्भ में इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, क्या नाम है उसका? पूर्णा उसका नाम है। ये आपकी सहायक नदी है ताप्ती नदी की। इसी ताप्ती नदी पे आपकी कौन सी परियोजना, जो आपके कौन सी? मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उकाई परियोजना आपके किस नदी पे? आपके ताप्ती नदी पे ही बनाई गई है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखें कि उकाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी के संदर्भ में आप लोगों ने देखा कौन कौन सी चीज़ें। ताप्ती नदी का नाम क्या है ना? नाम के साथ साथ इसका उद्गम कहाँ पे है, उद्गम के साथ साथ विसर्जन कहाँ पे है, और कुल लंबाई कितनी है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, और इस पे जो परियोजना है ये कहाँ पे आपके, यानी कि जो ताप्ती नदी है ये इसके कौन सी परियोजना स्थित है? उकाई परियोजना स्थित है। ठीक है, ये आपके देख लिया। और ताप्ती नदी से संदर्भ में यदि आप देखें कि ताप्ती नदी के संदर्भ में, यानी कि जो ये किस प्रकार से, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, ये किस प्रकार से बहती है? नर्मदा के समानांतर पूरब से पश्चिम बहते हुए आपके कहाँ पे गिरती है? आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी, नर्मदा के समानांतर। जैसे आप लोग पुराने वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ से आपके नर्मदा नदी निकलती है। ये नर्मदा नदी आपके इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ से अलीराजपुर से होकर गुजरात में जाती है, और ये आपके इस प्रकार से ऐसे होते हुए आपके यहाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? आपके जो आपकी ताप्ती नदी है। ठीक है, तो दोनों के संदर्भ में आप लोगों ने देखा। तो ये है ताप्ती नदी से संदर्भित आपके कुछ आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि उद्गम, विसर्जन, कुल लंबाई, सहायक नदी, और इसमें जो प्रमुख तथ्य है कि उकाई परियोजना किस नदी पे? आपके ताप्ती नदी पे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नर्मदा के समान ही जिस प्रकार आपके नर्मदा नदी अपने मुहाने पे खंभात की खाड़ी में किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। उसी प्रकार यह ताप्ती नदी जो आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उद्गमित होती है, ये भी क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, यदि अब एस्चुरी और डेल्टा के संदर्भ में देखना है, यानी कि जो अंतर है ये आप पिछले वीडियो में समझ ही चुके होंगे कि एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। तो ये हो गई आपकी ताप्ती नदी।
अब ये देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां थी जैसे कि नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, सोन हो गई, ताप्ती हो गई, बेतवा हो गई। इनके बाद अब मध्य प्रदेश में और भी नदियां हैं, इनके बारे में देखेंगे और कौन कौन सी नदी हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट नदी है ये कौन सी है आपकी? नेक्स्ट नदी आपको देखने को मिलती है तवा नदी। तवा नदी आपके कहाँ पे? नर्मदा तवा, यानी कि नर्मदा तवा संगम पे ही आपके मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। तो तवा नदी के बारे में बात करें कि जो तवा नदी का उद्गम, तो तवा नदी कहाँ पे बहती है? तवा नदी आपके जो इसका उद्गम है ये उद्गम होता है आपके कहाँ पे? महादेव पहाड़ी से, यानी कि महादेव पहाड़ी या महादेव पर्वत आपके कहाँ पे स्थित है? आपके होशंगाबाद ज़िले में। तो तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके महादेव पर्वत से होता है। और आप देखेंगे कि जब आपके इस प्रकार से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है तो नर्मदा नदी के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे होशंगाबाद ज़िले में इस प्रकार से आपके तवा नदी होकर बहती है। और ये तवा नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है? नर्मदा नदी में मिल जाती है। यानी कि जो इसके विसर्जन की बात करेंगे कि जो तवा नदी है इसका विसर्जन किस में होता है? तो नर्मदा नदी पे विसर्जित हो जाती है। और ये जो तवा नदी है ये तवा नदी के संदर्भ में आप देखें कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई के संदर्भ में ये भी इसकी लगभग ही मान के चलिएगा लगभग 175 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई देखने को मिलती है। किसकी? तवा नदी की। ये होशंगाबाद ज़िले में बहते हुए आपके कहाँ पे जाके मिलती है? नर्मदा नदी में। यानी कि उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम आपके कहाँ पे? महादेव पर्वत स्थित आपके पचमढ़ी से। और विसर्जन कहाँ पे? आपके नर्मदा नदी पे आपके जाके मिल जाती है। मतलब कि जो तवा नदी है किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आपकी नर्मदा की। इसमें यदि तवा के संदर्भ में आप देखें कि तवा में आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे, यानी कि जो मध्य प्रदेश का एकमात्र नगर है कौन सा है? पचमढ़ी है। और ये जब पचमढ़ी से आपके कौन सी नदी? आपके तवा नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके ये पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए बहुत सारे आपके पर्वतीय जलप्रपात का निर्माण करती है, जैसे कि अप्सरा हो गया, रजत हो गया, है ना, डचेस फॉल हो गया, बी फॉल हो गया। ये सब आपके ये किसने? आपके पचमढ़ी में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे नर्मदा एवं तवा का संगम होता है वहाँ पे आपके क्या है? मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई लगभग आपको देखने को मिलती है 1322 मीटर आपको देखने को मिलती है। ये लंबाई की बात कर रहा हूँ, ना कि ऊंचाई की बात कर रहा हूँ कि अभी आप लोग कमेंट में लिखने लगे कि इंदिरा सागर पुनासा, है ना। तो ये आपके जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है ये आपके किस नदी पे? आपके नर्मदा तवा संगम पे बनाया गया है। ठीक है, तवा के संदर्भ में आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। यदि तवा की आपकी बात करें कि इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सहायक नदियों के संदर्भ में देखिए कि इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदी सुखतवा, धनेवा, सुखतवा, धनेवा, मलिनी आदि। ये आपकी इसकी किसकी? तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तवा के संदर्भ में आप लोगों ने कौन कौन से फैक्ट देखे कि तवा का उद्गम कहाँ से होता है? आपके पर्वतीय क्षेत्र पचमढ़ी से आपके होशंगाबाद ज़िले में बहती हुई आपकी किस्में नर्मदा नदी में मिल जाती है। और नर्मदा तवा संगम पे ही मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा बांध का निर्माण करती है। इसकी लंबाई आप लोगों ने देखा, इसकी सहायक नदी, और इस पे जो आपके बहुत सारे आपके पर्वतीय जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके अप्सरा हो गया, रजत फॉल हो गया, बी फॉल, डचेस फॉल हो गया, बी फॉल, ये सब आपके किस्में देखने को मिलते हैं तवा नदी के ही द्वारा बनाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। ठीक है, अभी ये जो नदियां हैं, एक बार ये सारी नदियां के बारे में जो फैक्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद मैं पूरी नदियों का एक मैप बना दूंगा, आप उसमें सभी देख लीजिए कौन किसकी सहायक नदी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है नेक्स्ट नदी आपको देखने को मिलती है कौन सी, मालवा की गंगा। अभी तक तो बेतवा वगैरह मध्य प्रदेश की गंगा पढ़ रहे थे, अब देखते हैं मालवा की गंगा के बारे में। यहाँ पे आपके ये जो नदी है ये कौन सी है, चंबल नदी देखने को मिलती है इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए। आप एक नदी देखते हैं, नाम सुनते हैं, जिसके तट पे आपके किसका, सिंहस्थ का मेला लगता है, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, उद्गम आपके इंदौर जिले के काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है। आपके किसका उद्गम, क्षिप्रा नदी का, जिसे आपके किस नाम से जाना जाता है, मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है, मालवा की गंगा के नाम से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर ज़िले में स्थित आपके काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है। और ये किसकी सहायक नदी है, या क्षिप्रा जो प्रमुख सहायक नदी है आपकी किसकी, चंबल नदी की। मतलब सहायक नदी का समझ रहे हो कि आपके इस प्रकार से बहते हुए ये जाके आपके किस में मिलती है, आपके चंबल नदी पे मिल जाती है। मतलब कि इसका जो विसर्जन कह सकते हो, या जो प्रमुख सहायक नदी किसकी है, आपकी चंबल की, विसर्जन किस में आपका, इसका चंबल नदी में हो जाता है। ठीक है, चंबल नदी में आपके जाके मिल जाती है कौन सी, आपके क्षिप्रा नदी। और इसी के तट पे ये जो आपके इंदौर से निकलती है, इंदौर से होते हुए आपके उज्जैन रतलाम आपके ज़िले में बहते हुए आपके कहाँ पे जाके मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपको लगभग देखने को मिलती है 185 किलोमीटर, यानी कि ये आसपास के 185 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है आपकी कौन सी, क्षिप्रा नदी। और इसी के तट पे यानी कि जो आपका सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है, कि जो कि 2016 में आयोजित किया गया था उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के तट पर ही लगाया जाता है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के साथ साथ आप इसके कुछ और देखिए कि जैसे कि इस क्षेत्र में यहाँ पे आपके उज्जैन में ही एक स्थान है जिसका नाम है क्या, उज्जैनी। जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इनके कार्यकाल में आपके वर्ष 2014 में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना स्टार्ट की गई है। कब, 2014 में। यानी कि नर्मदा और क्षिप्रा, जैसे कि आपके कौन सी, वो भारत की नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, बेकेन बेतवा लिंक। उसी तरह मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन सी, नर्मदा एवं क्षिप्रा नदी को जोड़ने का आपका कार्यक्रम आपका चल रहा है। तो ये कहाँ पे आपके इनका मिलन होगा, उज्जैन नामक स्थान पे आपके ये दोनों नर्मदा और क्षिप्रा का आपका क्या होगा, मिलन। यानी कि यहाँ से आपके उज्जैनी पे नर्मदा एवं क्षिप्रा लिंक मिलेंगे। ठीक है, ये क्षिप्रा के संदर्भ में होगा कि कौन सी, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का आपका उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर के काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है। ठीक है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक लिंक प्रोजेक्ट जो है आपके ये चल ही रहा है। इसके अलावा और इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका एक नाम है जो है आपका कौन सा, मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसी के तट पे आपके जो राम घाट है आपके यहाँ पे आपके उज्जैन में सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्षिप्रा के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब और नदी, क्षिप्रा के बाद आपकी जो अगली नदी है ये कौन सी है, क्षिप्रा के बाद आपकी अगली नदी आपको देखने को मिलती है केन नदी। केन नदी, अब केन नदी के उद्गम के संदर्भ में अन्य विभिन्न किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हैं, लेकिन हम किसको आधार मानते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी को आधार मानते हैं।
जो आपकी मध्य प्रदेश की सरकारी पब्लिकेशन है, उसके अनुसार जो केन नदी का उद्गम है उसमें लिखा है कि केन नदी का उद्गम कटनी जिले से होता है। कहाँ से? आपके जो विंध्याचल पर्वत स्थित आपका कौन सा कटनी जिला है, वहाँ से आपके कौन सी नदी उद्गमित होती है? आपके केन नदी होती है। और ये पन्ना होते हुए आपके किस प्रकार आपके ये आपके जाके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो केन नदी के उद्गम की बात करें तो उद्गम इसका केन नदी का कहाँ से होता है? केन नदी का जो उद्गम है ये आपके कहाँ से उद्गमित होती है? केन नदी उद्गमित होती है आपके कहाँ पे? आपके कटनी जिले से उद्गमित होती है। फिर इसके प्रवाह क्षेत्र में आप देखते हैं कि कटनी से होते हुए आपके पन्ना वगैरह होते हुए आपके पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहते हुए आपके कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यदि इसके विसर्जन की बात करें कि जो केन नदी है ये किस में विसर्जित होती है, तो ये जाके आपके किसके? यमुना नदी में आपके जाके मिलती है। कौन सी? आपकी केन नदी जाके मिल जाती है आपके किस में? यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलता है कि जो केन नदी है, केन नदी के संदर्भ में आप देखें कि जो इसकी कुल लंबाई है ये लगभग देखने को मिलती है कितनी? आपकी लगभग 450 किलोमीटर। देखिए एक चीज़ फिर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है कि मध्य प्रदेश की जो विभिन्न पुस्तकें उनमें लंबाइयों के संदर्भ में अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं। स्पष्ट आंकड़े या जो सभी आंकड़ों के संदर्भ में एक रूपता नहीं है, और इसी तक जो आपकी भिन्नता के कारण आपकी जो नदियाँ हैं यानी कि लंबाई के संदर्भ में एक आध दो नदियों की लंबाई ही हमेशा पूछी जाती है जिनके आंकड़े हमेशा क्लियर है। जैसे कि आपके कभी भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, नर्मदा की लंबाई सबसे प्रमुख पूछा जाता है, दूसरा यदि पूछा जाता है ताप्ती के संदर्भ। बाकी मध्य प्रदेश में किसी की नदी की आपके लंबाई नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि आंकड़ों के संदर्भ में आपको देखने को मिलती है विविधता। किसी में लिखा है 450 किलोमीटर, किसी में लिखा है 430 किलोमीटर, किसी में लिखा है 465 किलोमीटर, किसी में लिखा है 427 किलोमीटर। तो अपन एग्जैक्ट या जो लगभग की बात करें तो लगभग ये मान के चलते हैं कि 430 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई देखने को मिलती है। किसकी? केन नदी की लंबाई देखने को मिलती है। यदि आप इसकी बात करें कि इसकी जो सहायक नदियां हैं तो इसकी सहायक नदी आपको देखने को मिलती हैं। केन की जो सहायक नदी की आप देखेंगे तो जैसे कि आपकी उर्मिल नदी हो गई, उर्मिल, इस नदी पे एक परियोजना भी बन रही है, उर्मिल परियोजना बनी है छतरपुर में, उर्मिल हो गई। उर्मिल के साथ साथ आपको कौन सी देखने को मिलती है? उर्मिल के एक मिनट और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कि ये पूर्णा भी देखने को मिलती है, बाना भी देखने को मिलती है। ये इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, मतलब कि कुछ सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं ये सहायक नदियां आपके, जो कि केन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि चंबल को किस नाम से जाना जाता है? चरमवती या चमणवती के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह इसको केन नदी को किस नाम से जाना जाता है? सुक्तिमती के नाम से जाना जाता है। सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है केन नदी को। ये केन नदी ही आपके किससे? पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। अब आप देखेंगे कि जब ये आपके पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है ना, तो यहाँ पे आपके एक कौन सा जलप्रपात बनाती है? स्नेह जलप्रपात बनाती है। स्नेह जलप्रपात आपके बनाती है आपके कहाँ पे? आपके पन्ना टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में। और भी एक आध दो जलप्रपात बनाती है ना, ये आपके केन नदी के संदर्भ में। तो इसमें केन नदी में आपने क्या देखा कि केन नदी का उद्गम कहाँ से है, विसर्जन कहाँ पे होता है, विसर्जन के बाद आपने क्या देखा कि इसका अन्य नाम क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। और ये आपके ये पूरा आपका केन नदी के संदर्भ में जो प्रमुख चीज़ें हैं, और यही केन नदी आपकी भारत जोड़ो परियोजना का भी अंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी है? अब ज़्यादातर जो नदियां हैं अब सब छोटी छोटी नदियां, ये कुछ प्रवाहित होती हैं या जो कि किसी न किसी नदी की, बड़ी नदी की सहायक है। तो इनके संदर्भ में ज़्यादा तथ्य नहीं है। इनका उद्गम, विसर्जन, लगभग लंबाई और क्या विशेष बातें हैं ये देखेंगे अपन।
केन हो गई, ताप्ती हो गई। एक बार इधर लिख देता हूँ कौन कौन सी हो गई। नर्मदा, चंबल, सोन, केन, ताप्ती, तवा, सोन, केन, ताप्ती, तवा, और भी कोई नहीं, बस इतनी हुई ना। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली नदी है ये देख, क्षिप्रा, क्षिप्रा भी हो गई ना अपनी। क्षिप्रा के बाद अब जो अगली नदी है आपकी, एक है आपकी सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी। अब देखेंगे अपन सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी देखिए, दो नदियां हैं, एक तो सिंध है, एक है कुंवारी सिंध। कुंवारी सिंध का उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से। ये सिंध नदी है, ये सिंध नदी का उद्गम आपके कहाँ से होता है, विदिशा जिले के आपके सिरोंज से आपके इसका उद्गम होता है। किसका, सिंध नदी का। ये इस प्रकार से बहते हुए आपके किस में जाके मिलती है, जो सिंध नदी है, ये सिंध नदी आपके जाके किस में मिल जाती है, आपके ऊपर आपके भिंड वाले गोहद क्षेत्र से होते हुए आपके किस में मिलती है, चंबल में मिल जाती है आपकी सिंध नदी। ठीक है, तो उद्गम आपके कहाँ पे, विदिशा के सिरोंज से। कहाँ पे आपके उद्गमित होती है सिंध नदी, विदिशा के सिरोंज से। आप लोग को याद होगा सिरोंज के बारे में मैंने बताया था कि ये आपके कहाँ पे, आपके विदिशा जिले में है। तो उद्गम कहाँ पे, आपके सिरोंज से, विसर्जन किस में, आपके चंबल नदी में। देख लीजिए, ये यहाँ से ऐसे होते हुए, कहाँ से, गुना से होते हुए आपके ये वाले क्षेत्र में आपके इस प्रकार से आपके प्रवाहित होते हुए आपके गुना को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हुए आपके ये ऊपर भिंड वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे जाके मिलती है, चंबल नदी पे जाके मिल जाती है सिंध नदी। अब सिंध नदी के संदर्भ में यदि आप देखेंगे कि जो सिंध नदी है इसकी लगभग आपकी लंबाई के संदर्भ में कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन लगभग इसकी लंबाई आपको जो देखने को मिलती है 180 से लगभग 200 किलोमीटर, यानी कि 180 से 200 ऐसे नहीं, लगभग की बात करें तो लगभग 185 किलोमीटर आपके देखने को मिलती है। किसकी लंबाई, आपके सिंध नदी की लंबाई आपको देखने को मिलती है। ये सिंध नदी आपके इस प्रकार से बहती है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब अपन सिंध नदी देख रहे हैं तो सिंध नदी के साथ साथ अपन कौन सी दूसरी नदी देख लेते हैं, कुंवारी सिंध। ये कुंवारी सिंध, ये कुंवारी सिंध आपके किस प्रकार से आपके शिवपुरी के पठार से निकलती है और आपके कहाँ पे जाके, यहाँ से ऐसे होते हुए आपके जाके किस में, आपके बेतवा में मिलती है। कौन सी, कुंवारी सिंध। देखिए दोनों की बात कर रहे हैं, सिंध हो गई ये कुंवारी सिंध आपके किस में मिल जाती है, सिंध में मिल जाती। तो कुंवारी सिंध का उद्गम कहाँ से, आपके कुंवारी सिंध नदी, इसका उद्गम आपके कहाँ से, आपके ये जो उद्गम है आपके कहाँ से, शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी के पठार से। और मिल सहायक किसकी है, सिंध नदी की प्रमुख सहायक है आपकी कौन सी, कुंवारी सिंध नदी। ठीक है, ये आपने देखा दोनों नदी, एक तो सिंध है, एक है कुंवारी सिंध। ठीक, अगली नदी जो है अपनी कुंवारी सिंध के बाद जब अपन देख लिए हैं तो कुंवारी सिंध के बाद अगली नदी है आपकी पार्वती नदी। अभी एक और सिंध आएगी, एक काली सिंध आएगी, तो अभी उसमें भी कंफ्यूज मत होना। अब जैसे कि मैप में आप लोग देखते हैं कि यहाँ से आपके इस प्रकार से चंबल नदी निकलती है और यहाँ पे आगे जाके ऐसे होके आपके कहाँ पे, आपके यमुना से मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भोपाल में आपके से एक संभाग में आपके ज़िला मिलता है सीहोर, वहाँ से आपके कौन सी नदी निकलती है, आपके पार्वती नदी निकलती है। और ये पार्वती नदी इस प्रकार से आपके बहते हुए यानी कि किधर की दिशा में, उत्तर की दिशा में बहते हुए आपके जाके किससे मिल जाती है, आपके ये पार्वती नदी जाके मिलती है आपके किसमें, चंबल नदी। तो पार्वती नदी के यदि उद्गम की बात करें तो उद्गमित कहाँ से होती है, ये आपके सीहोर से होती है। कौन सी नदी,
नदी आपके उद्गमित होती है? पार्वती नदी। और यदि इसके मिलन या विसर्जन की बात करें तो इसका जो विसर्जन होता है ये कहाँ पे होता है आपके, किस नदी में जाके हो जाता है? ये आपके चंबल नदी में जाके आपके क्या होती है, अपना संपूर्ण जल आपके विसर्जित करती है। कौन सी नदी आपकी? पार्वती नदी, है ना। ये इस तरह से आपके इस प्रकार से पार्वती नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये आपके पूरा पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है और फिर आपके कहाँ पे चली जाती है? आपके राजस्थान के ज़िलों में बहते हुए आपके चंबल में। तो यहाँ से देखें सीहोर से उद्गमित होती, यहाँ से आपके राजगढ़ से होते हुए चाचौड़ा वगैरह होते हुए आपके कहाँ पे जाके चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी बनती है। फिर यदि जब यहाँ पे पार्वती नदी देख रहे हैं तो पार्वती नदी के साथ साथ अगली जो नदी आपको देखने को मिलेगी यहीं पे चंबल की जो प्रमुख सहायक नदी है ये है आपकी काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी आपके यहाँ से कहाँ से उद्गमित होती है? बागली गांव से। ये किस ज़िले में है आपके? देवास में। देवास से उद्गमित होती है आपकी कौन सी? काली सिंध नदी। और ये जाके आपके किस में मिलती है? चंबल से, ठीक है, सॉरी। काली सिंध नदी कहाँ से उद्गमित होती है आपके? काली सिंध नदी के बारे में अपन देख रहे हैं तो उद्गमित कहाँ से? ये उद्गमित होती है बागली गांव, देवास, यानी कि देवास ज़िले में स्थित जो आपका बागली नामक गांव है वहाँ से उद्गमित होती है काली सिंध नदी। और ये जाके अपना संपूर्ण जल ले जाके आपके कहाँ पे विसर्जित कर देती है? आपके चंबल नदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एक तो काली सिंध है, ये नहीं है काली सिंध, इसको मत समझ लेना। एक काली सिंध है, कुंवारी सिंध है, इसके बाद आपके पार्वती है, ठीक है। तो ये आपने देखा। फिर इसके बाद और कौन सी नदी है? पार्वती हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है अपनी कौन सी, ये देखते हैं। देख लीजिए लगभग आपके कितनी नदी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लगभग 11 नदी हैं। और भी इसमें नदियां हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि एक नदी यहाँ पे आपके प्रवाहित होती है, जब चंबल ही देख रहे हैं तो पहले इधर ही देख लेते हैं। शिवना नदी। कौन सी नदी? शिवना नदी। ये शिवना नदी आपके कहाँ पे उद्गमित होती है? मंदसौर में। और ये मंदसौर ज़िले में ही प्रवाहित होते हुए आपके किसमें? चंबल में अपना जल विसर्जित करती है। ये शिवना नदी यहीं पे आपके मंदसौर में आपके प्रवाहित होते हुए अपना जल चंबल में। और शिवना नदी के बारे में यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? शिवना नदी के तट पर स्थित है आपका कौन सा? मंदसौर, ठीक है। इसके बाद और भी नदियां हैं, इनके बारे में देखते हैं। जो एक इधर साइड नदी, अब दक्षिण की नदियां देखते हैं कि दक्षिण में कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, जो कि किसका भाग है? गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है जो बेनगंगा नदी होती है। बेनगंगा नदी, ये बेनगंगा नदी आपके कहाँ से? बेनगंगा नदी आपके सिवनी ज़िले से उद्गमित होती है। ये आपके इस प्रकार दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी की बात हो रही है? बेनगंगा नदी की बात हो रही है। ये बेनगंगा नदी आपके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे जाती है? महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। और इसके साथ साथ ये यदि बात करें कि ये किन किन ज़िलों में प्रवाहित होती है, तो ये आपके सिवनी एवं बालाघाट ज़िलों में आपके प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। यदि इसके बेनगंगा नदी के संदर्भ में बात करें कि बेनगंगा नदी आपके आगे जाके किसके? गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां आपको देखने को मिलती हैं इस क्षेत्र में, ये सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेनगंगा नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बाघ हो गई, बावन घड़ी हो गई, है ना, बाघ हो गई, बावन घड़ी हो गई आपकी
और आपकी कौन सी तेल नदी हो गई, ये सब आपकी किसकी सहायक नदी है, बेनगंगा की। तो बेनगंगा की सहायक नदी एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं, बाघ, बावनघड़ी, तेल, पंगोली आदि। ये सब किसकी सहायक नदी हैं, बेनगंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब यदि देखें कि ये जो बेनगंगा नदी है इसके बारे में आप देखें कि इसी बेनगंगा नदी पे आपके कौन सा एक बांध बना हुआ है, भीमगढ़ बांध आपके किस नदी पे बना हुआ है, आपके बेनगंगा नदी पे आपके बनाया गया है ना। तो ये आपके किस नदी पे बनाया गया है, बेनगंगा नदी पे। ये बेनगंगा नदी आपके बालाघाट सिवनी जिलों में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। इसके जो बामनघड़ी नदी है, ये बामनघड़ी नदी पे आपके कौन सी राजीव सागर या राजीव गांधी परियोजना भी बनाई जा रही है, किस नदी पे, जो इसके किसकी सहायक नदी है, बेनगंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है बावनघड़ी, इसमें आपकी कौन सी राजीव गांधी परियोजना या राजीव गांधी सागर परियोजना आपके किसमें, आपके बेनगंगा नदी पे ही बनाई जा रही है। ठीक है, अगली नदी कौन सी है, अब बेनगंगा की बात हो गई तो बेनगंगा के बाद आपके देखते हैं कि एक नदी और उद्गमित होती है। ये नदी आपके कौन से उद्गमित होती है, यहीं पे आपके सिवनी से ही ये उद्गमित होती है, आपके कौन सी, पेंच नदी उद्गमित होती है। ये पेंच नदी सिवनी से निकलकर आपके कहाँ पे, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे जाके, आपके जो पेंच नदी है ये आपके पूरे महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। यानी कि ये जो पेंच आपका कौन सा, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क है, इसमें प्रवाहित होते हुए आपके कहाँ पे, ये आपके महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है पेंच नदी। अब पेंच नदी की यदि बात करें कि जो पेंच नदी है, ये पेंच नदी आगे इस प्रकार से महाराष्ट्र में जाती है। ये आपके कहाँ पे, आपके जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क है उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ से आप देखें कि यहाँ से एक आपके देखने को मिलती है वर्धा नदी, वर्धा, इसका नाम लिखता हूँ, वर्धा नदी। इसके पहले रफ कर दूँ फिर। वर्धा नदी, वर्धा नदी के यदि उद्गम के संदर्भ में बात करें तो इसका जो उद्गम होता है ये आपके कहाँ पे, आपके वर्धन शिखर से, बैतूल जिले होशंगाबाद जिले के आपके कहाँ से, आपके वर्धन शिखर से आपका इसका उद्गम होता है। ये वर्धा नदी आपके यहाँ से आपके इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में जाती है और इधर से आपके कहाँ से, आपके कौन से, ये जो बेनगंगा नदी है यहाँ पे। तो जहाँ पे कौन सी नदी आपकी किसकी, कौन सी, वर्धा नदी और बेनगंगा नदी दोनों मिलती हैं, इसको क्या कहा जाता है, इन दोनों के संगम स्थल को आपको क्या कहा जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब कि महाराष्ट्र में आपके जिस स्थान पे कौन कौन सी नदी, वर्धा नदी एवं बेनगंगा नदी आपके मिलती हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और फिर ये संगम मतलब एकीकृत होकर वर्धा और बेनगंगा नदी ये कहाँ पे जाके आपके गोदावरी नदी तंत्र में मिल जाती हैं। तो वर्धा नदी आपके बैतूल या होशंगाबाद जिले स्थित आपके वर्धन शिखर से उद्गमित होती है और कहाँ पे, आपके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए जाके आपके कहाँ पे मिल जाती है, आपके किस नदी पे मिल जाती है, आपके पहले बेनगंगा में मिलती है, जिसको आपके दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और ये नदी आगे जाके
किससे, आपके गोदावरी नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गए। एक यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आपके बेनगंगा बहती, यहाँ पे आपके पेंच नदी बहती है, यहीं पे आपको एक सिवनी से ही एक छोटी सी नदी प्रवाहित होते हुए दिखाई देती है, आपकी कान्ह नदी। कान्ह नदी ये भी आपके किस प्रकार से सिवनी से उद्गमित होती है और आपके जाके आगे महाराष्ट्र में प्रवेश कर। देखिए इसमें से लगभग जो प्रमुख है महत्वपूर्ण वो पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी नदियां भी याद रखिए। कभी कभी ऐसा होता है, लिखा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती। तो जब आपको बहुत छोटी नदियों के नाम नहीं मालूम होते, फिर आपको क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपके जो नीचे की ओर या जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, इनके बारे में बेनगंगा, कान्ह, पेंच और आपके कौन सी, वर्धा नदी। ठीक है, वर्धा नदी के बाद अब जो दूसरा नदी है आपकी आगे जो नेक्स्ट है, ये कौन सी है, आपकी माही नदी। माही नदी तंत्र। अब माही नदी को देखें कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आपके माही नदी का जो उद्गम है, उद्गम के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका उद्गम है ये कहाँ पे, आपके धार जिले से उद्गमित होती है माही नदी। और माही नदी एकमात्र नदी है भारत की जो कि आपको किसके, कर्क रेखा को काटती है, यानी कि माही नदी कर्क रेखा से होकर गुजरती है। आपके इस प्रकार से ये माही नदी होकर बहती है और ये ऐसे होते हुए आपके कहाँ पे, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे, आपके राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इसे आपके किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ये विलुप्त होकर बहती। कुछ स्थानों पे आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल नदी की धारा सूखी हुई, लेकिन नीचे यानी इसको एक अंग्रेजी का शब्द मिलता है, कौन सा, आपका रिवर ऑफ इन्फॉर्मल। ये नीचे यानी कि ज़मीन के नीचे से होकर बहती, यानी कि फिर आप कुछ दूर बाद आगे जाके देखेंगे तो ये आपके इसकी मुख्य धारा के रूप में प्रवाहित होते हुए मिलेगी। यानी कि ये आपके नदी किसके, कर्क रेखा को आपको 2 बार काटती है और जाके कहाँ पे, आपके राजस्थान में, और राजस्थान में बहते हुए आपके जाके कहाँ पे, ये आपकी गिरती कहाँ पे, आपके विसर्जन जो है इसका आपके खंभात की खाड़ी में देखने को मिलता है। किसका, आपके माही नदी का। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है माही की, अनास, ये आपको देखने को मिलती है आपके माही नदी के तंत्र के संदर्भ में। कौन कौन से पॉइंट देखें, माही नदी आपके मध्य प्रदेश की जो नदी है, कहाँ से, आपके धार जिले से उद्गमित होती है। ये धार जिले से उद्गमित होकर आपके कहाँ पे, आपके धार जिले से होकर आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। और ये आगे बहते हुए जाके कहाँ पे, आपके राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से होते हुए आपकी ये ऐसे नीचे की ओर पुनः घूम के प्रवाहित होते हुए आपके जाके कहाँ पे, आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। ठीक है, ये आपकी नदियाँ देख लिए कौन कौन सी हैं। माही के संदर्भ में देख लिए, केन हो गई, बेतवा। अब जो अपनी अगली नदी है ये है अपनी कौन सी, बीहड़ नदी। बीहड़ नदी ये कहाँ से उद्गमित होती है। बीहड़ नदी के उद्गम के संदर्भ में बात करें कि ये कहाँ से आपके उद्गमित होती है, रीवा में। रीवा में कहाँ से, आपके जो चचई जलप्रपात वाला क्षेत्र है, यानी कि जो बीहड़ नदी में आपके कहाँ पे, जो रीवा का जो ऊपरी वाला क्षेत्र, उधर साइड वाला क्षेत्र जहाँ पे आपके पठारी क्षेत्र है, यानी कि रीवा से आपके उद्गमित होती है आपकी कौन सी नदी, बीहड़ नदी। और इसी बीहड़ नदी आपके कहाँ पे, आपके रीवा में ही प्रवाहित होती है। और इसी नदी पे आपके जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा,
चचई जलप्रपात आपके किस नदी पे है? आपके बीहड़ नदी पे आपके स्थित है। ठीक है, ये बीहड़ नदी आपके रीवा मतलब कि संपूर्ण रीवा में आपके प्रवाहित होती है आपकी बीहड़ नदी। अगली रीवा की बात कर रहे हैं तो रीवा के बगल में आपको एक नदी देखने को मिलती है, कौन सी? टोंस नदी। टोंस नदी आपके कहाँ से आपके उद्गमित होती है, या टोंस नदी का जो प्रवाह है आपके कहाँ पे? आपके सतना ज़िले में देखने को मिलती है, जिसको किस नाम से? सतना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह है आपकी कौन सी? टोंस नदी। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की जो आपकी प्रमुख नदियाँ। अब इसके बाद बचती हैं मध्य प्रदेश की जो है छोटी छोटी नदियाँ, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे, या इनकी एक आपको लिस्ट बना दूंगा मैं, तो लिस्ट आपको अभी दिखेगी बोर्ड में कि कौन कौन सी लिस्ट है, तो इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इसके बारे में और भी जो छोटी नदियाँ उनके उद्गम के संदर्भ में बात कर लेता हूँ कि और कौन कौन सी नदी हैं और किसकी किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये तो प्रमुख हो गई। अब बात करते हैं एक एक करके कहाँ से उद्गमित होती हैं और कहाँ पे विसर्जित होती हैं। जैसे कि अब आपके पार्वती क्षिप्रा तो ठीक है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलती है एक नदी देखने को मिलती है गार नदी। गार नदी ये आपके कहाँ से उद्गमित होती है? सिवनी के लखनादौन से ये उद्गमित होती है। कौन सी? गार नदी आपके सिवनी के लखनादौन से। और ये किस में विसर्जित हो जाती है? आपके नर्मदा नदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, विसर्जन आपके किस में? नर्मदा नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। मतलब उद्गम कहाँ से? आपके सिवनी के लखनादौन से, और विसर्जन किस में? आपके नर्मदा नदी में। फिर दूसरी आपके दिखती है शक्कर नदी। शक्कर नदी आपके कहाँ पे? आपके छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से उद्गमित होती है। ये आपके किसकी प्रमुख सहायक नदी है? नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये आपके सिवनी के लखनादौन से कौन सी? गार नदी। शक्कर नदी आपके छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से उद्गमित होती है और किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आपके नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसी तरह आपको देखने को मिलता है कि कौन सी नदी? गार हो गई, शक्कर हो गई। इसी के बाद आपको देखने को मिलता है एक नदी कूनो नदी। ये कूनो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जो कूनो नदी है इसका उद्गम आपके कहाँ पे? आपके शिवपुरी के पठार से होता है। कहाँ से होता है कूनो नदी का उद्गम के बारे में देखिए। इसका जो उद्गम है आपके शिवपुरी के पठार से। ये आपके किससे? पालपुर कूनो होते हुए आपके किस में जाके मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, कूनो नदी आपके उद्गम आपके कहाँ से? शिवपुरी के पठार से। किसकी प्रमुख सहायक नदी है? आपके चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब मैं ये आपको पीछे बोर्ड में आपको लिस्ट दिखेगी जो आपकी सभी नदियां हैं, उनके मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं कि कहां से उद्गमित होती हैं और कहां पे जाके आपके गिरती हैं। तो सबसे शुरुआत से यदि बात करें कि जो सबसे पहली नदी है आपके नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपके कहां से उद्गमित होती है? नर्मदा नदी जो है आपके उद्गमित होती है कहां से? आपके अमरकंटक अनूपपुर से, और जाके कहाँ पे मिलती है? आपके खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। दूसरी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी देखने को मिलती है कौन सी? चंबल नदी। ये उद्गमित कहाँ से होती है? आपके ये चंबल नदी आपके उद्गमित होती है कहाँ से? महू यानी कि जाना पाव की पहाड़ी से, और जाके किस में मिलती है? यमुना में जाके मिलती है। फिर आपके देखने को मिलती है जो तीसरी नदी है आपकी कौन सी? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जहाँ से आपके नर्मदा नदी का उद्गम होता है वहीं से आपके सोन नदी भी निकलती है, और जाके किस में? आपके ये आपके कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश और बिहार जिले में, बिहार राज्य में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे? आपके बिहार के दानापुर के निकट आपके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। फिर उसके बाद सोन के बाद आप देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल के मुल्ताई से होता है, और ये आपके कहाँ पे? आपके ये आपके नर्मदा के समानांतर बहते हुए आपके कहाँ पे? जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
ताप्ती के बाद आपको देखने को मिलता है, ताप्ती के बाद आपको कौन सी नदी, बेतवा नदी आपने देखा था। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से, आपके रायसेन के कुमरा गांव से होता है और ये आपके कहाँ पे जाके आपके यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी बनती है। ठीक है, इसी तरह आपके सिंध, कुंवारी सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध, तो ये सभी मैं आपकी ये जो अभी आपको बोर्ड में एक लिस्ट दिखेगी, इसके सभी नदियों में इसमें आपके क्या है, उद्गम एवं विसर्जन है। तो इनको क्या करिएगा आप, इनके एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, याददाश्त के लिए या हमेशा के लिए पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए ठीक रहेंगी सभी नदियां हैं, क्योंकि अब ये जो सारी छोटी छोटी नदियां हैं ये क्या है, इनके सिर्फ उद्गम और विसर्जन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ दिख रही होगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो आज बात कर यहीं पे, अब जब नदियों की बात हो रही है तो नदियों के साथ साथ इन नदियों पे देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात किस नदी पे है और इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है ना, क्या प्रमुखता है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात दिखेगा ये आपका कौन सा है, चचई जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 130 मीटर या 430 फीट लगभग। इसमें कन्वर्ट करके आप लोग देख लीजिएगा ये किस नदी पे, आपके जो चचई जलप्रपात है ये आपके किस नदी पे बना हुआ है, बीहड़ नदी पे बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश का यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कौन सा, चचई जलप्रपात। ये आपके किस नदी पे आपके बना है, बीहड़ नदी पे। इसी तरह आप चचई के बाद आप देखेंगे कि आपको और भी बहुत सारे मध्य प्रदेश में जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात के संदर्भ में किस नदी पे बने हुए हैं ये सारी लिस्ट भी आपको दिख रही होगी। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें आप सभी को देख लीजिएगा, जैसे कि चचई हो गया, भेड़ाघाट हो गया, बाहुटी हो गया, केवटी हो गया, अप्सरा हो गया, रजत हो गया, है ना, ये सब आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो इनको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद नदियों की बात हो रही है तो नदियों के संदर्भ में आपके एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर या कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जैसे कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है, नरसिंहपुर किस नदी के तट पर स्थित है, जो आपका उज्जैन है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो इसके संदर्भ में भी आपको एक जो पूरी एक मैंने लिस्ट बनाई है, तैयार की है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर है, इसमें आपको दिखाई देगा। तो आप स्क्रीन से अभी आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे आपको देखने को मिलता है कि आपके अमरकंटक किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। मुल्तई किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। शिवना मंदसौर किस नदी के तट पर है, शिवना नदी के तट पर है ना। इसी तरह जो दतिया है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ। इसी तरह आपको देखने को मिलता है कि आपके जो कुछी है, ये कुछी एक जगह है धार में, कुछी जो एक जगह है धार में, ये आपके कहाँ पे किस नदी के तट पर है, माही नदी के तट पर है आपके कौन सा, कुछी। तो ये सब आपके लिस्ट दिख रही होगी, आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गए जो हमारी नदियों के संदर्भ से आपके क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके किसके, मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश आपके एसआई, व्यापम के जितने भर एग्जाम हैं इनमें नदियों से आपके डाटा पूछे जाते हैं। तो इनको क्या करिए, आप लोग क्या करिए कि इनको ज़रूर रिवीजन करते रहिए। हमारा नदियों से संबंधित के जो टॉपिक है यहीं पे क्या होता है, आपके समाप्त होता है। और ये जो टॉपिक आपके, यह आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।